हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है तेरातोलॉजी, तेरातोजेन और फिटोटॉक्सिक एजेंट के बारे में। इसमें हम पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डिटारोजिनेसिस, मतलब ये जो तेरातोजेन है इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, हम काउंसलिंग कैसे करेंगे, जेनेटिक और फिजिकल सस्पेक्टिबिलिटी कैसे देखेंगे, ये सब के बारे में मेनली हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तेरातोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो देखिए तेरातो इसका मतलब हो गया बर्थ डिफेक्ट, लॉजी मतलब हो जाएगा स्टडी, स्टडी ऑफ बर्थ डिफेक्ट एंड देयर इथियोलॉजी को हम तेरातोलॉजी कहते हैं। जो तेरातो है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है मॉन्स्टर। तेरातोजेन मतलब क्या होता है, वो तो लॉजी था, ये जेन है, तो तेरातोजेन ऐसा एजेंट जिसके कारण मेनली इम्ब्रोनिक या फीटल डेवलपमेंट में परमानेंट अल्टरेशन आता है उसके फंक्शन में, उसको क्या कहते हैं, तेरातोजेन। जेन मतलब क्या हो जाएगा, कोई एजेंट। तेरातोजेन इसमें ये क्या या तो केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, फिजिकल सब्सटेंस हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है जैसे कि हीट और रेडिएशन, मेटरनल मेटाबोलाइट जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, डायबिटीज, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज या इन्फेक्शन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर एजेंट की बात कर रहे हैं तेरातोजेनिक एजेंट, तो इन्फेक्शियस एजेंट भी हो जाएगा जैसे कि रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, वेरिसेला, हर्पिस सिम्प्लेक्स, टॉक्सोप्लाज्मा, साइफिलिस। फिजिकल एजेंट में आयोनाइजिंग एजेंट, हाइपरथर्मिया, मैटरनल हेल्थ फैक्टर पहले ही बता दी, इन्वायरमेंटल केमिकल, ऑर्गेनिक मलकरी कंपाउंड, कोलिनेटेड बाइफिनाइल जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीबी भी कहते हैं, हर्बिसाइड, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ड्रग्स में जैसे प्रिस्क्रिप्शन, ओवर द काउंटर या रिक्रिएशनल ड्रग, ये सब भी आ सकता है। ठीक है, अब तेरातोफन क्या टर्म है, ट्रोफोजेन। ट्रोफोजेन क्या होता है, ये एक ऐसा एजेंट है जो अल्टर करता है ग्रोथ को, किसको, ग्रोथ को। मेनली जैसे कि बर्थ के बाद क्या होता है, माँ बाप बड़े रहते हैं लेकिन बच्चा छोटा रहता है, ये मेनली किसके द्वारा किया जाता है, तो ट्रोफोजेन के द्वारा। ठीक है, अब स्टडी इन द प्रेग्नेंट वुमेन, यही जो मेडिकल चीज़ों से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, फिजिकल फैक्टर से, केमिकल फैक्टर से, जो भी कारण से हमारे फीटस में एबनॉर्मलिटी जाती है उसी को हम कहते हैं तेरातोजेन। लेकिन अगर मेडिकल सेफ्टी के बारे में पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे तेरातोजेनिसिटी। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम इसके निमोनिक्स से सबको एक बार ध्यान कर लेते हैं, ताकि अगर स्टार्टिंग में समरी पता रहेगा तो इजी होगा आगे टॉपिक को समझने के लिए। अगर कोई पूछेगा तेरातोजेनिक ड्रग को हम निमोनिक्स में कैसे याद रख सकते हैं, तो इसका निमोनिक्स होता है तेरातोवा, तेरातोवा। टी से क्या हो जाएगा, थैलिडोमाइड। ई से क्या होगा, इपिलेप्टिक मेडिसिन जैसे कि वेल्प्रोइक एसिड, फिनाइलटोआइन। आर से रेटिनोइड, विटामिन ए से क्या हो जाएगा, तो एसी इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। टी से क्या होता है, थर्ड एलिमेंट जिसको हम लिथियम कहते हैं। ओ ओरल कंट्रासेप्टिव या हार्मोन्स। डब्ल्यू वारफरीन। उसके बाद लास्ट में ए था, ए से अल्कोहल। ये सब मेनली तेरातोजेनिक ड्रग में आता है। ठीक है, तो किसके कारण क्या क्या होता है, मेनली जो प्रेगनेंसी में कंट्राडिक्टेड एंटीबायोटिक, तो उसके लिए आपको एक कोड MCAT कैट। एम से होता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल का क्या होगा, तो इसका जो कारण होता है प्रेगनेंसी में वो होता है हेपेटिक फेलवर, मेट्रो में जाते जाते उसका लीवर फेल हो गया। ठीक है, सी से हो जाएगा क्लोरम्पेनिकोल। क्लोर कलर का नाम आता है ना, तो बेबी का कैसा कलर हो जाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ए से जो होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइडेज,
अमाइनो ग्लाइकोसाइडेज में इससे क्या कौन सा प्रॉब्लम आता है, तो उससे आता है ओटोटॉक्सिसिटी, कान की प्रॉब्लम आती है। तो आदमी के बीच में रहेंगे तो कान का प्रॉब्लम तो आएगा ही। टी से टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन से क्या होता है, टीथ डिस्कलर होता है, तो टी से टी, ठीक है, और लीवर भी फेल होता है। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी होता है ना यूनाइटेड स्टेट्स का, वो प्रेगनेंसी को कैटेगरी में बांटा है, जो अभी आगे विस्तार में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते। A B C D और X। ए में क्या होता है, कंट्रोल ह्यूमन स्टडी और कोई रिस्क नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अगर हम इंजेक्शन के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट या थायरोक्सिन लेते हैं। ये याद रखिएगा, प्रेगनेंसी में हम ओरल लेते हैं ना, वो ज़्यादा हमारे बेबी को अफेक्ट करता है एज कम्पेरिजन टू पेरेंटल, ठीक है। बी में क्या है, नो कन्फर्मेटरी एविडेंस ऑफ रिस्क इन ह्यूमन, रिस्क है लेकिन उसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, जैसे कि पेनिसिलिन और पैरासीटामोल, पेनिसिलिन पैरासीटामोल। सी, रिस्क है लेकिन वो रूल आउट नहीं किया गया, कैन नॉट बी रूल आउट, तो इसमें हो जाएगा मॉर्फिन और कोडीन। डी, पॉजिटिव एविडेंस है रिस्क का, जैसे कि फिनाइटोनिन और वेल्प्रोइक एसिड, एकदम ही कंट्राडिक्टेड है प्रेगनेंसी में, उसमें हो जाएगा आइसोट्रिटोइनिन, ठीक है। स्पेलिंग आइसोट्रिटोइनिन का आइसोट्रिटाइनोइन, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले अल्कोहल, अल्कोहल पीने से हमारे फीटस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, द लो IQ, ग्रोथ रिटार्डेशन, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। याद रखिएगा, बच्चा मंदबुद्धि होगा, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी और उसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। ACE इनहिबिटर के कारण क्या होगा, तो ऑर्गन जो है वो सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे, हाइपोप्लासिया ऑफ ऑर्गन, ग्रोथ रिटार्डेशन, और कभी कभी फीटल लॉस भी हो सकता है। लिथियम, लिथियम में फीटस को क्या होगा, ग्वाइटर होगा और कार्डिक एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकता है। एंटी थायराइड ड्रग, इसमें फीटर को ग्वाइटर होगा और हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो ग्वाइटर लिथियम और एंटी थायराइड दोनों से होता है। इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन से क्या होगा, तो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आल्ट्रियोसस, डक्टस आल्ट्रियोसस सही से क्लोज नहीं कर पाएंगे। आइसोट्रेटिनॉन जो कंट्राडिक्टेड होता है, इसके कारण कार्नियोफेशियल, हार्ट या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब आ गया थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड, इसके कारण कौन सा डिफेक्ट होगा, तो फोकोमेलिया या मल्टीपल डिफेक्ट। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग जो कैंसर ये सब के लिए लेते हैं, उसके कारण फीटल डेथ हो सकता है और बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड्रोजन, एंड्रोजन लेंगे ना तो हमारे बेबी में विरलाइजेशन, इसोफागल और कार्डिक डिफेक्ट देखने को मिलेगा। प्रोजेस्टीन, तो फीमेल फीटस में विरलाइजेशन दिखेगा। स्टिल्बोस्टेरॉल, स्पेलिंग STILBOESTROL, एस्टिल्बोस्टेरॉल, इसको खाने से वेजाइनल कार्सिनोमा हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन पहले ही बता दिए थे, डिस्कलर। वारफरीन, वारफरीन से नोज, आई, हैंड डिफेक्ट, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये किस एज में मेनली होता है और कौन सा मेनली सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो जब फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होगा, मेनली कंसेप्शन से 17 दिन तक, उस समय फेलुअर ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है अगर हम ड्रग्स यूज करें तो। ऑर्गेनोजिनेसिस, ऑर्गेनोजिनेसिस कब होता है, तो 18 से 55 डे के बीच में। ये मोस्ट वर्नेबल पीरियड है, इसी में सबसे ज़्यादा डिफॉर्मिटीज देखने को मिलता है।
अब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो 15-6 डे के बाद कभी भी हो सकता है। इसमें डेवलपमेंटल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा। तो हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन 17 दिन से पहले, फेल्योर ऑफ प्रेगनेंसी होगा 18 से 55 दिन, ऑर्गेनोजेनेसिस जिससे कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन होगा, ये मोस्ट वल्नरेबल पीरियड है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 15-6 डे के अनवर्ड, इस पर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो आप देखे होंगे थैलिडोमाइड में आया था फोकोमेलिया, तो सोच रहे होंगे फोकोमेलिया में होता क्या है। तो इसमें मेनली ये थैलिडोमाइड के कारण होता है। इसमें डिफॉर्मिटीज देखने को मिलता है कि ये जब थैलिडोमाइड 20 डेज ऑफ प्रेगनेंसी में लेंगे तो सेंट्रल ब्रेन डैमेज हो जाएगा, 21 डे में लेंगे तो आई डैमेज हो जाएगा, 22 डे में लेंगे तो ईयर और फेस डैमेज हो जाएगा, 24 डेज में लेंगे तो आर्म डैमेज हो जाएगा। लेग डैमेज में मेनली देखने को मिलता है 28 डेज में। थैलिडोमाइड डिड नॉट डैमेज फीटस इफ टेकन आफ्टर 42 डेज ऑफ गेस्टेशन। मतलब फोकोमेलिया अगर स्टार्टिंग में 21, 22, 23, 24 डेज में लेंगे तो पार्टिकुलर ये चीज़ों को डैमेज करता है, लेकिन अगर 42 डेज के बाद लेंगे तो ये डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, अब विटामिन ए के कारण क्या हो रहा था, तो विटामिन ए के कारण स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के रिस्क ज़्यादा हो जा रहे थे। ठीक है, विटामिन ए में जो इसका डेरिवेटिव है कौन सा, आइसोट्रेटिनिन, एक्यूटेन और इथ्रीटिनेट एसी इनहिबिटर बता दिए। अब हेपरिन क्या होता है, सेफ होता है प्रेगनेंसी के समय, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक लिया जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस होने का डर है, और उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ प्लेटलेट हैं वो भी कम हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं थायराइड प्रिपरेशन में कौन कौन सा ड्रग्स पे ये सही होता है, प्रेगनेंसी में कौन सा ड्रग्स सही नहीं होता है। पहला दिया जाता है मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल, रेडियो एक्टिव आयोडीन और प्रोपाइल थियोयूरासिल। इसमें जो मेथिमाजोल है और जो कार्बिमाजोल है ये क्या करता है, ओवर एक्टिव हो जाता है और थायराइड को इनलार्ज कर देता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन ये अंदर एक्टिव हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, जो फीटस का थायराइड ग्लैंड है उसका अंदर एक्टिव हो जाता है। तो सेफ कौन सा है प्रेगनेंसी के समय, तो प्रोपाइल थियोयूरासिल। अब जो है वो देंगे एंटी कॉन्वुल्सेंट। इसमें कौन सा ड्रग्स होता है जो मेनली हार्मफुल होता है प्रेगनेंसी के समय, तो पहला हो गया कार्बामाजिपाइन। ये क्या होता है, इसके कारण बर्थ डिफेक्ट के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा फिनाइटोइन और फिनोबार्बिटोन। इसमें क्या होता है, बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी में ब्लीडिंग प्रॉब्लम आता है। जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि खून एक बार ये कट गया तो खून बह रहा है तो बह रहा है, इस तरह से ब्लीडिंग प्रॉब्लम आता है। जो मेनली विटामिन के, अगर प्रेग्नेंट वूमेन विटामिन के लेगी ओरल एवरी डे फॉर ए मंथ बिफोर डिलीवरी तो इसको हम सही कर सकते हैं, या डिलीवरी के बाद अगर विटामिन के इंजेक्शन दिया गया न्यूबॉर्न को तो भी हम इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। अगला क्या है, तो अगला है ट्राइमीथाडायोन। ये क्या करेगा, तो ये मिसकैरेज के रिस्क को बढ़ाता है। सोडियम वैलप्रोएट ये क्या करता है, तो ये बर्थ डिफेक्ट को बढ़ाता है। क्लेफ्ट लिप, देखते हैं किसी का लिप पूरी तरह बना हुआ नहीं रहता है, प्लेट अंदर से ऊपर तक एकदम पूरी तरह वो मतलब फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। हार्ट, फेस, हैंड और ऑर्गन में एबनॉर्मलिटी जाती है। अब बात करते हैं एंटी
डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में। इसमें जो सबसे पहले है वो लिथियम। लिथियम क्या होता है? तो ये बर्थ डिफेक्ट मेनली हार्ट के लिए होता है। एंटी डिप्रेसेंट में मसल टोन को कम कर देता है, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कम कर देता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिडिपस हो जाएगा इनबॉर्न में। इब्स्टेन एनोमली, कौन सा? इब्स्टेन एनोमेलीज देखने को मिलता है, मतलब कि ट्राइकैप्सिड बल्ब मेलफॉर्मेशन मेनली रिपोर्ट होता है फीटस में। ठीक है, लिथियम का समझ में आ गया। अब एनसिड, एनसिड में एस्पिरिन, इसके कारण क्या होगा? तो डिले हो जाएगा लेवर में, प्रीमैच्योर क्लोजिंग ऑफ डक्टस आर्थरियोसिस हो जाएगा, इसलिए रहीस सिंड्रोम भी होता है इसमें। जॉन्डिस, ब्रेन डैमेज, ब्लीडिंग प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिलता है। टेट्रासाइक्लिन का तो बता दिया, 30 से 30 याद रखने का है। ठीक है, अब सिप्रोफ्लोक्सासिन के कारण क्या होता है? एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसके कारण मेनली जॉइंट एबनॉर्मलिटी जाती है। कानामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण जो कान फीटस के कान में प्रॉब्लम आती है, तो इसको कहते हैं ओटोटॉक्सिसिटी। सल्फोनामाइड के कारण जॉन्डिस और ब्रेन डैमेज होने का डर होता है। अब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में जो पहला है वो है बुसुल्फैन। बुसुल्फैन के कारण क्या होता है? तो बर्थ डिफेक्ट होता है, ग्रोथ जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। क्लोरैम्बुसिल, इसमें क्या होगा? लोअर जा का फॉर्मेशन सही से नहीं होता है, क्लेफ्ट प्लेट हो जाएगा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा। साइक्लोफॉस्फामाइड स्पेलिंग लिख देती हूँ, साइक्लोफॉस्फामाइड, यह स्कल बोन, स्पाइरल डिफेक्ट, ईयर डिफेक्ट और क्लब फुट करवाता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, इसके कारण क्या हो सकता है? जो हमारा न्यूबॉर्न है उसमें शुगर लेवल कम हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के डायबिटीज़ में कंट्रोल नहीं किया गया तो इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ हो जाएगा वुमेन में। ठीक है, यहाँ तक मेनली इतने ड्रग्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलिए हम अब संक्षेप में पढ़ते हैं। स्टडी इन द प्रेग्नेंट वुमेन, कौन कौन सा मेडिसिन हमारे बच्चे के लिए हार्मफुल है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा उसका लिस्ट, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। इतने मेनली मेडिसिन हैं जो टेराटोजेनिक होते हैं। अब इसमें भी दो तरह का इफ़ेक्ट होता है, एक होता है थर्मोडायनेमिक इफ़ेक्ट, दूसरा होता है फार्माकोकाइनेटिक इफ़ेक्ट। अगर मेडिकेशन के कारण हमारे बेबी नहीं फीटस या एम्ब्रायो को अफेक्ट हो रहा है तो उसको थर्मोडायनेमिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और अगर किसी कारणवश प्रेगनेंसी मतलब हमारे बॉडी से मेडिकेशन अफेक्ट हो रहा है तो उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, केस रिपोर्ट एंड सीरीज, मेनली कोजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम आइडेंटिफाई किया गया था इसमें, और अदर टेराटोजोन जैसे कि थैलिडोमाइड और अल्कोहल इसमें देखा गया था। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग टेराटोजेनिसिटी, ये पहले भी बताया था। दो तरह का क्राइटेरिया होता है, इसेंशियल क्राइटेरिया और एनेसेरी क्राइटेरिया। ये जो क्राइटेरिया अभी ऊपर देखें, ये टेराटोजेन एस्टेब्लिश कर भी सकता है, नहीं भी। कुछ बातें उसमें होनी चाहिए। जो डिफेक्ट है तो कम्प्लीटली करेक्टराइज होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि वो आइदर जेनेटिकल होना चाहिए या डिसमॉर्फिक होना चाहिए, क्योंकि वेरियस जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एनोमेरेज को प्रोड्यूस करता है। जो भी एजेंट हो वो प्लासेंटा को क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि प्लासेंटा को क्रॉस करेगा तभी तो वो टेराटोजेन पहुंचेगा हमारे बेबी के पास। ठीक है, तो इसलिए डिपेंड करता है ड्रग के स्पेसिफिक कैरेक्टर पर, जैसे कि प्रोटीन बाइंडिंग, स्टोरेज, मॉलिक्यूलर साइज, इलेक्ट्रिकल साइज, लिपिड सॉल्युबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है वो तो नहीं क्रॉस कर पाएगा, छोटे छोटे जो रहेंगे वो क्रॉस कर पाएंगे। लिपिड सॉल्युबिलिटी, जैसा कि हमें पता है जो हमारा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी होंगे तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का।
ठीक है। और भी कौन कौन सा फैक्टर है? प्लासेंटा मेटाबॉलिज्म, जैसे कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। अर्ली प्रेगनेंसी में प्लासेंटा है जो मेनली थिक होता है और इसलिए उसमें डिफ्यूजन स्लो होता है। ठीक है। अब डेवलपमेंट पीरियड में कौन सा पीरियड क्रिटिकल पीरियड होता है? तो जो पहला 2 वीक होता है ना, जिसको प्री इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, इसको कहा जाता है ऑल और नन। इसमें जाइगोट क्या होगा? क्लीवेज करेगा, उसके बाद वो एम्ब्रायो बनेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ भी हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो वो क्या हो सकता है? मेनली फीटस का या एम्ब्रायो का डेथ हो जाएगा। इसलिए सिर्फ कुछ ही सेल होते हैं जिसमें कंपनसेशन होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, और इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो फीटस का डेथ होने का चांसेस है। दूसरा क्या है? एम्ब्रॉनिक पीरियड। एम्ब्रॉनिक पीरियड मोस्ट वल्नरेबल पीरियड कहलाता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ये मिली सेकेंड से 8 वीक तक होता है। इसमें स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशन मस्ट है। फीटल पीरियड जो 8 वीक के बाद होता है, इसमें डेवलपमेंट और मैचुरेशन में प्रॉब्लम आती है। द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें मेनली 5 क्लासिफिकेशन होता है, A, B, C, D और X। ये अप्रूव किया गया है FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसमें कैटेगरी ए में बताया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उसके किस ड्रग के कारण मेनली फीटल को हार्म नहीं होता है या नो रिस्क होता है। ड्रग बी और सी एनिमल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बताया है। डी मेनली ओसा मेडिकेशन जो फीटल जिसके कारण फीटल को हार्म हो। एक्स कंट्राडिक्टेड, एकदम प्रेग्नेंट वुमेन को दे ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से इसको कैटेगरी में बांटा है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिक सस्पेक्टिबिलिटी टू तेराटोजन, मेनली जो तेराटोजन मतलब तो आपको बता दिए, जो ऐसा जेन जो मेनली हमारे फीटल को हार्म करे। तो ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से हार्म नहीं करता है, ये मेनली एबनॉर्मल सेलुलर डिफरेंशिएशन टिश्यू ग्रोथ को अल्टर करता है, जिसके कारण सेल डेथ होता है। क्योंकि पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है ना, वो मेनली सेल टाइप और टिश्यू और एक्सपोजर टू द मल्टीपल इफेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक्सपोजर हुआ तो उसके कारण सेल डेथ होगा, जिसके कारण जेनेटिक में म्यूटेशन होगा। ये सब के कारण मेनली तेराटोजन होता है। ठीक है। फीटल जीनोम, जेनेटिक कंपोजिशन लिंक्ड होता है तेराटोजेनिसिटी से। स्पेसिफिक मेडिकेशन है जैसे कैंसरस ड्रग जो म्यूटेशन कर देता है डीएनए में। तो ये सब क्या है? जेनेटिक कंपोजिशन से लिंक्ड है। जैसे कि एग्जांपल है, जो फीटल एक्सपोज होता है हाइडेंटोइन, वो उसमें मेनली एनोमेलीज देखने को मिलता है। इसमें जो जीन म्यूटेशन है वो होमोलोगस हो जाता है, जिसके कारण एबनॉर्मल लो लेवल ऑफ इपोक्साइड हाइड्रोजिलेज देखने को मिलता है। और अगर इपोक्साइड हाइड्रोजिलेज एंजाइम रेड्यूस हुआ तो क्या हो जाएगा? उसमें जो फ्री रेडिकल आयन्स हैं या फ्री ऑक्साइड रेडिकल्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और जिसके कारण हाइडेंटोइन, कार्माजिपाइन, फिनोबार्बिटल ये सब क्या हो जाएंगे? माइक्रोजोम के द्वारा मेटाबोलाइज हो जाएंगे और जो फीटल टिश्यू में एक्युमुलेट हो जाएंगे और तेराटोजेनिक इफेक्ट शो करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, आपको पता है कि फोलिक एसिड मेनली प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के 1 मंथ पहले से दिया जाता है ताकि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बचा सके। लेकिन कौन सा ऐसा ड्रग्स लेंगे जो फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सके? ठीक है, क्योंकि फोलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फीटल न्यूरल डिफेक्ट, कार्डिक डिफेक्ट और ओरल क्रेप से बचाने के लिए। तब फोलेट क्या है? एक इसेंशियल होता है मिथिनोइन प्रोडक्शन के लिए, जो मेनली जीन को क्या करता है? मिथाइलेशन करता है और प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, लिपिड और माइलिन। कुछ एंटी कन्वुल्सन ड्रग है जैसे कि फिनाइल्टोइन, कार्बाजिपाइन, वेल्प्रोइक एसिड, फिनोबार्बिटोल, जो या तो फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर कर जाता है या इसके एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, जिसके कारण
फीमेल में क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा और फीटल मेल फॉर्मेशन होगी। पैटर्नल एक्सपोजर, पैटर्नल एक्सपोजर में क्या पढ़ना है कि कुछ माँ जो होते हैं ड्रग्स या इन्वायरमेंटल से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसके कारण फीटल आउटकम एडवर्स हो जाता है। तो इसमें क्या पैटर्नल एक्सपोजर कुछ केसेस में पाया गया है ना कि जो पैटर्नल एक्सपोजर, पैटर्नल मतलब पापा, ये कोई ड्रग्स या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से ये एक्सपोज होते हैं, जिसके कारण फीटल का आउटकम एडवर्स होता है। तो कैसे, जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होगी स्पर्म में, वो पेरेंटल से होगी। स्पर्म को मतलब कि मेल जर्म सेल को मैच्योर होने में और फंक्शनल स्पर्मेटोगोनिया बनने में 64 डेज लगता है। इस दौरान अगर वो एक्सपोज हो गया किसी ड्रग या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से, तो भी क्या हो सकता है, उसके कारण एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। ठीक है, या जब वो क्या कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहा है और उसके समय कोई तेराटोजेनिक एजेंट से वो क्या हो गया, एक्सपोज हो गए, तो उस समय भी पेरेंटल एक्सपोजर के कारण भी हमारा जीन में म्यूटेशन हो सकता है। जेनेटिक एक्सपोजर इन ऑब्स्टेट्रिक्स मेनली अगले वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नॉन एंड सस्पेक्टेड टेराटोजन, जो हमें पता है कि ये टेराटोजन हो सकता है, जिसका ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो अल्कोहल, अल्कोहल में क्या हो सकता है, अल्कोहल में जो इथाइल अल्कोहल होता है ना, कौन सा, इथाइल अल्कोहल, ये पोटेंट और प्रीविलेंट टेराटोजन है। क्या, पोटेंट और प्रीविलेंट टेराटोजन। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मेनली अल्कोहल में कौन सा, इथाइल अल्कोहल पोटेंट और प्रीविलेंट टेराटोजन है। ये दो तरह, मेनली जो मेंटल रिटार्डेशन होता है ना, वो जेनेटिक कॉज के कारण होता है, लेकिन ये जो अल्कोहल है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट नॉन जेनेटिक कॉज है, जिसके कारण क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन है, और इसका जो लीडिंग कॉज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके कारण फीटल अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या है, जो एसिटल्डिहाइड होता है ना अल्कोहल में प्रेजेंट, वो इनहिबिट करता है डीएनए के सिंथेसिस को, प्लासेंटल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर को और डेवलपमेंट ऑफ फीटल ब्रेन को, जिसके कारण जेनेटिक डिफरेंस देखने को मिलता है इन द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज अर्ली इन सम इन्फेंट। अगर माँ डेली 1 और से कम इथेनॉल पी रही है तो कोई भी मेलफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो 1 सप्ताह में 1 और 2 बार ले रही है तो उसमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के रिस्क 2 टाइम्स हायर हो जाते हैं। ये जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है ये उन वुमन में होता है जो अल्कोहल लेती हैं। ठीक है, एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा, फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्या है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें फुल रेंज दिखेगा प्रीनेटल अल्कोहल डैमेज का, और वो कोई भी जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है उसके कोई भी क्राइटेरिया से मीट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो इसका क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक टेबल 12.4 में है। ठीक है, तो देखते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम डायग्नोसिस क्राइटेरिया कैसे। तो डिस्मॉर्फिक फेशियल फीचर होगा, इन तीनों में तीनों जरूरी है। डिस्मॉर्फिक फेशियल फीचर मतलब जो पल्पेबल फीचर है वो स्मॉल होना चाहिए, बर्मिलॉन मॉडल थीन होना चाहिए, और जो फिल्ट्रम है वो स्मूथ होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया क्या है, डिस्मॉर्फिक फेशियल फीचर का क्राइटेरिया है, जो मेनली फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में देखने को मिलता है। दूसरा, प्रीनेटल या पोस्टनेटल ग्रोथ इम्पेयरमेंट। तीसरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एबनॉर्मलिटीज। इन तीनों में एक हो जाए तो भी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में आता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल हेड शायद 10% से कम होगा, ब्रेन एबनॉर्मलिटीज दिखेंगे इमेजिंग पे, न्यूरोलॉजिकल फंक्शनल में ये इंटेलिजेंसी में डिफिशिएंट मिलेगा, मतलब कि ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा। अल्कोहल रिलेटेड बर्थ डिफेक्ट, मेनली 6 डिफेक्ट अल्कोहल रिलेटेड है, कार्डिक, स्केलेटल, लीनर, आई, ईयर और कुछ अलग। तो कार्डिक में क्या देख सकते हैं, आर्ट्रियल या वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, एवरेंट ग्रेट वेसल्स, कोनोट्रुंकल हार्ट डिफेक्ट।
स्केलेटन में रेडियो अल्नर सिनोस्टोसिस, वर्टिब्रल सेगमेंटेशन डिफेक्ट, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर, स्क्लेरोसिस। रीनल में एप्लास्टिक और हाइपोप्लास्टिक किडनी, डिस्प्लास्टिक किडनी, हॉर्सशू किडनी, यूरेथ्रल डुप्लीकेशन। आई में स्ट्राबिस्मस, पिटोसिस, रेटिनल वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज, ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेसिया। ईयर में कंडक्टिव और न्यूरोसेंसरी हियरिंग लॉस। माइनर में क्या क्या होगा तो हाइपोप्लास्टिक नेल, क्लिंडोडेक्टाइल, पेक्टस कैरिनेक्टम, कैम्पैक्टोडेक्टाइल, हॉकी स्टिक, पार्मल सीज, रिफ्रैक्टिव ईयर, रेल रोड ट्रैक ईयर। ये सब मेनली इसमें देखने को मिलेगा क्लिनिकल फीचर्स में। डोज कितना इफेक्ट करता है तो ये डिपेंड करता है जेनेटिक फैक्टर। जैसे कि कुछ होते हैं ना पेरेंट्स को वो हैबिचुअल हो जाते हैं तो उनका जेनेटिक उसके अनुसार म्यूटेट कर जाता है तो उसका बेबी वो कम इफेक्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है जेनेटिक फैक्टर पे, न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे और माँ को क्या क्या डिजीज है, कोएक्जिस्टेंस मैटरनल डिसऑर्डर पे। और मैटरनल एज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कम अमाउंट में अल्कोहल ले रहे हैं तो वो कम उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो मेनली अननोन है। लेकिन जो ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं उनमें अल्कोहल रिलेटेड बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलेगा। कभी कभी स्टिल बर्थ भी हो सकता है। स्टिल बर्थ क्या होता है, अगर 20 वीक के पहले बेबी का या फीटस का डेथ हो गया उसको एबॉर्शन कहते हैं। और 20 वीक के बाद 500 ग्राम से ज़्यादा वेट हो जाए तो उसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। एंटीकन्वुल्सन मेडिकेशन, कोई भी एंटीकन्वुल्सन ड्रग या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग मेनली सेफ़ नहीं होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि रिस्क को देखते हैं, किसका रिस्क ज़्यादा है और किसका रिस्क कम है उसके अनुसार देते हैं। जैसे कि गावापेक्टिन, लेविट्राइएक्टम, क्लोनाजिपाम, लेमोट्राइजिन, इसका जो है ना तेराटोजेनिसिटी कम होता है। उससे ज़्यादा फिनाइटोइनिन, फिनोबार्बिटोन का होता है। उससे ज़्यादा कार्बामाजिपान, टोपिरामेट और सबसे ज़्यादा होता है वेल्पोरेट। तो हम वेल्पोरेट या वेल्प्रोइक एसिड को मेनली प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, कंट्राडिक्टेड रखते हैं। तो ये क्या होता है अपने टॉक्सिसिटी, जिसका टॉक्सिसिटी ज़्यादा होता है वो कंट्राडिक्टेड हो जाता है और जिसका कम से कम रिस्क होता है वो हम इमरजेंसी केस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम ने बताया वेल्प्रोइक एसिड ये मेनली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। इसका रिस्क क्या है, इसके कारण स्पाइनल बाइफिदा, कार्डिक डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिप, यूरिनरी ट्रैक डिफेक्ट, मेल फॉर्मेशन इन लिम्फ, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, लो इंटेलिजेंस, ये सब देखने को मिलता है। ये क्या करता है, ये हिस्टोन डी एसिटाइलेज के ये हैबिट को इनहेबिट कर देता है और जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है, जिससे कि फीटल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और ये फोलिक एसिड को इनहेबिट कर देता है। इसलिए प्रेगनेंसी में मेनली कंट्राडिक्टेड होता है। ठीक है। और अगर कोई पूछेगा मोस्ट फ्रीक्वेंट एनोमेलीज क्या होता है एंटीकन्वुल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक का, तो वो होता है ओरोफेशियल क्रेप, कार्डिक मेलफॉर्मेशन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्योंकि ये फोलिक एसिड का ये मेलफॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। अब आते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये दोनों होता है कहाँ पे मेनली, ये दोनों हमारे लंग में प्रेजेंट होता है। तो ये लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को मेनली सॉल्व करता है। जैसे कि ये ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ये एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन पे क्या करे, अफेक्ट करे और हमारा ब्लड प्रेशर लो हो। तो ये इसमें भी हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं एंजियोटेंसिन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है ये रास मैकेनिज्म को बैलेंस करता है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर हम जब प्रेग्नेंट वूमेन रहती है तो अगर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर लेते हैं तो एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर फेटोपैथी मतलब उससे रिलेटेड डिजीज होता है।
तो क्या क्या होता है याद रखिएगा। इसके कारण फीटल हाइपोटेंशन होता है, रीनल हाइपोपरफ्यूजन होता है, इस्कीमिया होगा और एन्यूरिया होगा। ठीक है, इससे परफ्यूजन क्या होता है ना, कम हो जाता है, जिसके कारण फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और कैल्वेरिया मतलब कि स्कल बनने में प्रॉब्लम होता है। जबकि अगर ओलिगोहाइड्रोमियन मतलब एन्यूरिया मतलब यूरिया का कम फॉर्मेशन होगा तो ओलिगोहाइड्रोमियन होगा, जिसके कारण पल्मोनरी हाइपरप्लेसिया और लिम्ब कॉन्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का। तो ये भी सिमिलर मैकेनिज्म काम करता है। और ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे ना एसी इनहिबिटर, तो ये कार्डिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एबनॉर्मलिटीज़ को 2 से 3 टाइम्स क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे? क्योंकि इसका एक एग्जांपल है एसी इनहिबिटर का, जिसको हम कहते हैं कैप्टोप्री। ये प्लासेंटा को क्रॉस करता है। प्लासेंटा को क्रॉस करेगा तो इससे क्या क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इंट्रायूटराइन या नियोनेटल डेथ, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लीम्ब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफेक्ट, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, ओलिगोहाइड्रोमियोन्स, कैल्वेरियम हाइपोप्लेसिया, जो सभी अभी पढ़े ये सब होता है। ठीक है, और ये मेनली कब होता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ये जो ड्रग है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ़ है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेफ़ नहीं होता है। इससे क्या हो सकता है, एरोटिक आर्क ऑब्स्ट्रक्टिव मैलफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। अब आते हैं एंटी फंगल मेडिकेशन। एंटी फंगल मेडिकेशन में मेनली क्या देखिएगा, तो फ्लूकोनाजोल, ये भी कोजेनाइटल मैलफॉर्मेशन से रिलेटेड है। इससे क्या होता है, तो ऑटोजोमल रिसेसिव एंटले बिक्सलर सिंड्रोम होता है। अब ये क्या होता है, ये जो एंटले बिक्सलर सिंड्रोम है ना, ये रेयर जेनेटिक सिंड्रोम है, जिसमें मेनली स्ट्रक्चर चेंज होता है स्कल का, बोन ऑफ द फेस का। इसमें स्केलेटन एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है। इसमें जो जॉइंट है उसका क्लोजर पूरी तरह से नहीं हो पाता है, मेनली जो क्रैनियल सूचर होता है उसमें, जिसके कारण क्रैनियोसिंटोसिस होने का डर है। ये होता क्यों है, पहले ये एबनॉर्मलिटीज में ओरल क्लेफ्ट, एबनॉर्मल फेसेज, कार्डिक स्कल, लॉन्ग बोन प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिलता है। ये होता क्यों है, हाई डोज ट्रीटमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हाई डोज में अगर इसका ट्रीटमेंट करते हैं मेनली 400 से 800 mg डेली, तब ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर लो डोज मिलेंगे ना, तो ये इसका जो ट्राइमेस्टर है, इसका जो टेराटोलॉजी है वो 3 टाइम्स इंक्रीज होगा अगर लो डोज लेंगे तो। ठीक है, इसलिए जो रिस्क होता है बर्थ डिफेक्ट का वो इंक्रीज नहीं करता है। FDA के अनुसार जो फ्लूकोनाजोल है वो प्रेगनेंसी में कैटेगरी डी में रखा गया है, क्योंकि मेडिकेशन रिलेटेड है। और 150 ग्राम डोज टू ट्रीट, और एक सिंगल 150 ग्राम डोज यूज होता है वाल्वोवेजाइनल कैंडिडाइटिस को ट्रीट करने के लिए, जो टेराटोजेनिक नहीं होता है। अब आते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जिसको हम एनसिड कहते हैं। एनसिड में मेनली एस्पिरिन और ट्रेडिशनल एनसिड, इबुप्रोफेन और इंडोमेथासिन के बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे कि आप इसका अगर मैकेनिज्म देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को इनहेबिट करता है। तो इसके कारण मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये सब में वुमेन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कैसे, जैसे कि अगर एस्पिरिन की बात करें तो लो डोज एस्पिरिन देंगे तो डेली जैसे कि 100 mg या उससे कम, तो मेनली ये ज़्यादा रिस्क कॉज नहीं करेगा, जैसे कि डक्टस आर्टरियोसस का कंस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर हाई डोज देंगे तो हाई डोज क्या होता है, अवॉइडेड होता है मेनली थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि इसके कारण कंस्ट्रिक्शन ऑफ डक्टस आर्टरियोसस हो सकता है। जब इंडोमेथासिन की बात करें तो इसके कारण क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ फीटल डक्टस आर्टरियोसस होता है, जिसके कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने का डर है। ये ड्रग मेनली प्रेगनेंसी में अवॉइडेड किया जाता है, क्योंकि ये फीटल यूरिन प्रोडक्शन को भी कम कर देता है, जिससे अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है। और ये इंक्रीज करता है, ये कम कैसे करता है, तो वैसोप्रेसिन के लेवल को इंक्रीज करके। ठीक है, अगर ये ड्रग 72 आवर्स से ज़्यादा क्या हो गया, ये इन्वॉल्व हो गया, तो मेनली फीटल डक्टस कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। अगला क्या है,
लिफ्लोरोनामाइड, ये पिरामिड सिंथेसिस इनहिबिटर है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में कंट्राडिक्टेड होता है। कंट्राडिक्टेड कहने का क्या मतलब होता है कि ये देना ही नहीं है, ना लो डोज ना हाई डोज। इसके कारण क्या होता है तो हाइड्रोसिफेलस, आई एनोमेलीज, स्केलेटन एबनॉर्मलिटीज, एम्ब्रायो डेथ। इसका मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है तो ये एक एक्टिव मेटाबोलाइट है जो मेनली डिटेक्ट होता है प्लाज्मा में 2 साल तक। अगर आप इसको डिसकंटिन्यू भी कर दीजिए ना तब भी ये प्लाज्मा में डिटेक्ट होता है। वुमेन जो मेनली चाइल्ड बियरिंग है उनमें ये डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है मेडिकेशन, क्योंकि ये माँ से बच्चे में जा सकता है। और अगर ये ड्रग्स ले रहे हैं तो उनको कोलिएस्टामाइन ट्रीटमेंट या बासो ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि इसके जो अंश है वो ख़त्म हो सकें। और ये करवाने के 14 दिन के बाद इसके जो सीरम लेवल है उसमें इसके अंश नहीं मिलते हैं। ठीक है। गाइडलाइंस ये भी कहा है कि जो कोलिएस्टेरामाइन ट्रीटमेंट या बॉसोथ है ये मेन के लिए भी होता है हु डिसकंटिन्यू लेफ्लोरोनामाइड, क्योंकि वो उनको भी तो फादरहुड बनना है। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग क्यों होता है तो ये मेनली इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए होता है। तो ये आपको पता है प्रेगनेंसी के समय इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं तो उसके अगेंस्ट तो यूज कर सकते हैं ड्रग। कुछ ड्रग सेफ होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइडेज, क्लोराम्फेनिकोल, नाइट्रोफुराटोइन, सल्फोनामाइड और टेट्रासाइक्लिन, ये सब एवॉइडेड होता है प्रेगनेंसी के समय। बाकी सब आप दे सकते हैं। तो अमीनोग्लाइकोसाइड क्यों तो ये मेनली प्रीटर्म इन्फेंट को ट्रीट किया जाता है किसके साथ तो जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ, लेकिन इसके कारण नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी होने का डर है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहने का मतलब है कि किडनी में प्रॉब्लम और ओटोटॉक्सिसिटी मतलब कान में प्रॉब्लम। इसलिए ये इसका फीटल टॉक्सिसिटी देखते हुए ये मेनली कोई भी कोजेनाइटल डिफेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका एक्सपोजर किया जा सकता है। क्लोराम्फेनिकोल ये मेनली तेराटोजेनिक नहीं है, बट जो ये मेडिकेशन ले रहे हैं उनमें ग्रे बेबी सिंड्रोम होने का खतरा है, क्योंकि वो कंजुगेट और एक्सक्रीट नहीं कर पाते इस ड्रग को, जिसके कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन, रेस्पिरेटरी एनोमली, एसन ग्रे कलर, वैस्कुलर कोलैप्स होता है। इसलिए ये लेट प्रेगनेंसी में एवॉइडेड है। नाइट्रोफुरेंटोइन मेनली यूरिनरी इन्फेक्शन में फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, बट इसके कारण क्या क्या हो सकता है अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सपोजर हुआ तो हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, माइक्रोप्थेल्मिया या एनोप्थेल्मिया, और इसके कारण क्लेफ्ट और आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का भी चांसेस ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने कहा है कि अगर अल्टरनेटिव नहीं है तो हम इसको यूज कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन लेट में नहीं कर सकते। सल्फोनामाइड ये ड्रग कंबाइन किया जाता है ट्राइमिथोप्राइम के साथ, जो मेनली इन्फेक्शन के अगेंस्ट ट्रीट करने में हेल्पफुल है। और किस इन्फेक्शन तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एरिसा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मर्सा कहा जाता है। अब अगर ये ड्रग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे तो इसके कारण एसेंसिफली मतलब स्कल नहीं बनेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और फ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, कोनिकल एट्रेसिया और डायफ्राग्मेटिक हर्निया होने का डर है। ये जो ड्रग है वो अप्रोप्रिएट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूज के लिए अगर कोई अल्टरनेट नहीं है तो। लेकिन अब इसका काम क्या है तो ये डिस्प्लेस करता है बिलीरुबिन को फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट, जिसके कारण ये हाइपरबिलीरुबिनियस होने से बचाता है। डेनमार्क ने बोला है कि इस ड्रग का लेट प्रेगनेंसी में लेने से कोई भी न्यूनेटल जॉन्डिस से लेना देना नहीं है। नो एसोसिएशन बिटवीन रिसीविंग सल्फामेथोक्साजोल इन लेट प्रेगनेंसी एंड
नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है। टेट्रासाइक्लिन मेनली कंट्राडिक्टेड रहता है क्योंकि इसके कारण येलोइश ब्राउन डिस्कलरेशन हो जाता है अगर मेनली ये 25 वीक के बाद लिया जाए तो। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, इसमें कैंसर मैनेजमेंट के लिए मेनली जो ड्रग दिया जाता है उसको एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। अब इसमें से कौन कौन सा अगर प्रेग्नेंट वुमेन को दिया गया तो वो हार्मफुल होगा। पहला है साइक्लोफॉस्फामाइड। इसका मोआ देखते हैं। इसका मोआ ये है कि एक अल्कलाइलेटिंग एजेंट है। ये डेवलपिंग फीटस में क्या करता है, केमिकल इंसल्ट करता है जिसके कारण सेल डेथ होते हैं, हेरिटेबल डीएनए अल्टरेशन होता है, मतलब कि ज़्यादा तो प्रेगनेंसी लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फीटस सर्वाइव भी कर गया तो उसमें मेल फॉर्मेशन जैसे कि स्केलेटन एबनॉर्मलिटीज, लिम्ब डिफेक्ट, क्लेफ्ट प्लेट और आई एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है। इसमें ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज और डेवलपमेंटल डिले भी देखने को मिलता है। ठीक है। बहुत से लोगों में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। मीथोट्रिजेड, मीथोट्रिजेड एक फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। जैसा कि आपको पता है फोलिक एसिड का क्या काम है, तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के कंसीव करने के 1 मंथ पहले से दिया जाता है। अब इसका एंटागोनिस्ट है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कितना हार्मफुल है। ये कैंसर केमोथेरेपी में यूज होता है ईमो सप्रेशन की तरह। जैसे कि ये ईमो सप्रेशन में भी यूज होता है कौन कौन से डिजीज में, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज, सोरियासिस, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी और फाइनली एबॉर्टिफिकेंट में भी यूज होता है। ये जो मीथोट्रिजेड है इसका दूसरा नाम क्या है, एमिथोप्टेरिन है ना ये। ठीक है। ये केमिकल केमोथेरेपी एजेंट या इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है। ये एंटीफोलेट है और इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, जिसके कारण क्या होता है, ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का क्या काम था, टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाना। अब जब इसी को इनहिबिट कर देगा तो फिर वो एंटीफोलेट की तरह काम करेगा, तो जो उसका फंक्शन है वो रुक जाएगा। क्योंकि ये जो फोलेट है ना, फोलिक एसिड, ये नेसेसरी होता है प्यूरिन और पायरिमिडीन रिएक्शन के लिए। तब इसके कारण क्या क्या हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, अल्सरेटिव स्टोमाटिस, ल्यूकोपेनिया और ये टेराटोजेनिक भी होगा। टेराटोजेन इन द सेंस ऑफ की ग्रोथ डिफिशियंसी, माइक्रोसिफेली, हाइपोप्लेसिया ऑफ स्कल बोन, स्कल बोन सही से नहीं बन पाएगा, जो नेजल ब्रिज है वो ब्रोड हो जाएगा, जो ईयर है वो सही से नहीं बन पाएंगे, लिम्ब शॉर्ट हो जाएंगे, कुछ हैंड ये सब क्या ये जो हैंड फिंगर है ना वो जुड़ जाएंगे, पल्मोनरी अर्थ्रेसिया होगा, टेराटोलॉजी ऑफ फैलोट भी देखने को मिलेगा। अगर एक्सपोजर 6 से 8 वीक के बाद हुआ कंसेप्शन के बाद तो मेनली ये ज़्यादा एसोसिएटेड होता है, जो अभी बोले थे ना उन डिजीज से। ठीक है। तो वही कह रहा है ये इंक्लूड होता है किससे, तो क्रैनियोसिंटोसिस से, जिसको क्लोवल लीफ स्कल कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा आ सकता है कि मैच द फ्लोइंग में कि क्लोवल लीफ स्कल किस में आता है, तो मीथोट्रिजेड में। वाइड नसल ब्रिज, लो से ईयर, माइक्रोग्नाथिया और लिम्ब एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है। अगर ये 8 से 10 वीक में दिया जाए और डोजेज एटलीस्ट 10 mg पर वीक है तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ही ये सब एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। ठीक है। स्टैंडर्ड जो 50 mg पर मीटर स्क्वायर डोज है वो ट्रीट किया जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में और टू इंड्यूस इलेक्टिव अबॉर्शन। टमोक्सिफेन यह एक नॉन स्टेरॉयड सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ये ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट पे मेनली दिया जाता है। ये उन लोगों में दिया जाता है जिसमें या तो देश का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइइथाइल एस्टिबेस्टेरॉल, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है या अभी डिसकंटिन्यू किए हुए 2 मंथ से कम टाइम हुआ है, तो उनमें हम टमोक्सिफेन रिकमेंडेड करते हैं। ये कैटेगरी डी में आता है। आपको ऑलरेडी ऊपर में FDA के द्वारा जो कैटेगरी बांटा गया A B C D X उसके बारे में बता चुके हैं।
और अगर एक्सपोज्ड है इससे तो ऑफ स्प्रिंग में हम मेनली कार्कियोजेनिक इफेक्ट 20 साल तक चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ट्रासोजुमाब ये एक रिकम्बिनेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो मेनली ट्रीट किया जाता है हर्ष प्रोटीन के अगेंस्ट। ये यूज होता है ब्रेस्ट कैंसर में, और ये क्या करता है तो जो ओवर एक्सप्रेस हो जाता है हर्ष प्रोटीन उसको सही करता है। ये ड्रग मेनली एसोसिएटेड नहीं होता है फीटल मैलफॉर्मेशन से, लेकिन इसमें ओलिगोहाइड्रोएम्यून, एनहाइड्रोएम्यून और फीटल रीनल फेल्योर देखने को मिलता है। इसके कारण कभी कभी फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज और नियोनेटल डेथ देखने को मिलता है। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा जिसमें कोई भी प्रेग्नेंट वो भी जिसमें ओलिगोहाइड्रोएम्यून हुआ है उसमें पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज और नियोनेटल डेथ देखने को मिलता है। अब आते हैं एंटीवायरल एजेंट। एंटीवायरल एजेंट में इसमें मेनली वायरस के अगेंस्ट, वायरस इन्फेक्शन जो होता है उसके अगेंस्ट जो ड्रग यूज करते हैं उसको एंटीवायरल एजेंट कहते हैं। ठीक है। रिबाविरिन ये एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है जो हेपाटाइटिस सी इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज होता है। जैसा कि ये जो ड्रग है इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलता है, मतलब कि लॉन्ग हाफ लाइफ है। ये परसिस्ट करता है एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, इसलिए जो बेबी प्रेग्नेंट होती है उनको बोला जाता है कि ये ड्रग को डिसकंटिन्यू करने के 6 मंथ बाद ही आप प्रेग्नेंट होइए। ठीक है। इफाविरेन ये नन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है जो HIV इन्फेक्शन के अगेंस्ट ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। इसमें कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज देखे गए हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑकुलर एबनॉर्मलिटीज। मेनली ये मंकी पे किया गया है, अभी तक ह्यूमन पे कोई भी डाटा नहीं आया है। इंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें 2 तरह का ये ड्रग है जिसको बोसेंटैन और एम्ब्रिसेंटैन 2 है जो जिसका यूज होता है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में। माइस पे किया गया था तो इसमें हेड, फेस और लार्ज ब्लड वेसल में एबनॉर्मलिटीज दिखे हैं, लेकिन अभी ह्यूमन में ऐसा कोई भी डाटा सामने नहीं आया है। सेक्स हार्मोन में मेनली हम पढ़ेंगे टेस्टेरियोन एंड एनाबोलिक स्टेरॉयड, दानाजोल, डाइथाइलस्टिबेस्टेरॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सेक्स हार्मोन मेनली कैसा हार्मोन है, जैसे कि फीमेल और मेल में अलग अलग सेक्स हार्मोन होता है। मेल में टेस्टेरियोन होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन होते हैं और प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब टेस्टेरियोन मेनली प्रोड्यूस होता है एंड्रोजन के द्वारा। तो अगर रिप्रोडक्टिव एज वूमेन में एंड्रोजन का एक्सपोजर होगा तो जिससे क्या होगा, उसमें लीन बॉडी मास बढ़ जाएगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जो हमारा फीमेल फीटस है उसका अगर एक्सपोजर होगा तो उसमें विरिलाइजेशन हो जाएगा। अब विरिलाइजेशन कहने का क्या मतलब है कि एंड्रोजन से रिलेटेड जो जो कैरेक्टर मेल में आते हैं वो कैरेक्टर फीमेल में आने लगेगा। जैसे कि ये मूंछधारी आना, तो आप फिर सोचेंगे कि हिर्सुटिज्म, ये भी तो इसमें भी तो ये फेस पे बाल आते हैं। तो हिर्सुटिज्म एक डिसऑर्डर है जो एंड्रोजन के ज़्यादा हो जाने के कारण होता है। ठीक है। इसमें सेम कैरेक्टर दिखेंगे जो कोजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया में दिखता है, जैसे कि फैलिक इनलार्जमेंट, जो हमारा ये फीमेल में क्या हो जाएगा, फैलिक का इनलार्जमेंट हो जाएगा। लेबियोस्क्रोटल फ्यूजन हो जाएगा अगर ये टेस्टेरियोन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सपोजर हुआ तो। ठीक है। दानाजोल क्या है, तो ये इथिनील टेस्टेरियोन डेरिवेटिव बिग एंड्रोजन एक्टिविटी है जो यूज होता है इंडोमेट्रियोसिस, इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, माइग्रेन हेडेक, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ठीक है। बट ये भी क्या होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में दिया जाए तो ये भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, जैसे कि क्लिटोमेगैली, जो क्लिटोलिस होता है ना उसमें इन्फ्लामेशन, लैबिया फ्यूज कर जाएगा, ईरोजेनाइटल साइनस मेलफॉर्मेशन देखने को
डाईइथाइल एस्टिवेस्टेरॉल ये एक ईस्ट्रोजन या एगोनिस्ट ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर है। ये क्यों लिया जाता है? तो ये ब्रेस्ट या प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने के लिए लिया जाता है। लेकिन इसके कारण अगर हम ये प्रेग्नेंट वुमेन में ले रहे हैं तो क्या हो सकता है? तो ये क्लियर सेल कार्सिनोमा, जिसको वेजाइनल ट्यूमर भी कहते हैं, वो फीमेल के ऑफस्प्रिंग में होने का खतरा है। और भी क्या क्या हो सकता है? तो वेजाइनल एडिनोसिस, उसका सर्विकल ट्रांसफॉर्मेशन, यूटेराइन एबनॉर्मलिटी, टी शेप यूट्रस, ये सब होने का खतरा है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो मदर देश ले रही है उसमें क्रिप्टोकाइडिज्म के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये तो फीमेल में हुआ, सॉरी क्रिप्टोकाइडिज्म तो मेल में हुआ। उससे पहले जो वेजाइनल ये सब बता रहे थे वो फीमेल में था। अब मेल अगर फीटस रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? एपिडिडमल सिस्ट, माइक्रोफाइलस, हाइपोस्पोडियस। हाइपोस्पोडियस में क्या होता है ना, जो हमारा यूट्रस होता है, जैसे कि मेनली जो हमारा पेनिस होता है यहाँ पर होगा ना, जिसके द्वारा बाथरूम से बाहर निकलता है, लेकिन हाइपोस्पोडियस में इधर कहीं लोअर और ठीक है, और ईपी कहता है तो ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे हाइपो कह रहा है तो लोअर पार्ट में हो रहा है। क्रिप्टोकाइडिज्म, इसका मतलब कि जो हमारा टेस्टिस है एब्डोमिनल से स्क्रोटम में नहीं आ पाया, टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया, ये सब मेल में देखने को मिलेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये माइकोफिनोलेट, मोफिटिल, ये दोनों के बारे में इसमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसमें कौन कौन सा मेडिसिन आते हैं? तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिरोकॉर्टिकोइड्स, जो मेनली एंटी इन्फ्लामेटिव और इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन शो करते हैं। ये किस बीमारी में यूज होता है? तो जिसको किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा है, उन लोगों को ट्रीट करने में ये यूज होता है। अब कुछ फाइंडिंग में ऐसा कहा गया है ना कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तेराटोजेनिक नहीं है, क्योंकि जो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, जिसको प्रेडनिसोलोन कहते हैं, वो इनएक्टिव हो जाता है प्लासेंटा एंजाइम के द्वारा, जिसका नाम है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज 2। अगर ये इनएक्टिव हो जाएगा तो ये फीटल तक पहुंचेगा ही नहीं, तो तेराटोजेनिक होगा कैसे? अगला जो ड्रग है उसका नाम है माइकोफिनोलेट मोफिटी। ये एक इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर है जो रिलेटेड होता है माइकोफिनोलोइक एसिड का। ये एक पोटेंट इम्यूनोसप्रेसेंट है जो यूज होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट के समय में, और ये प्रिवेंट करता है रिजेक्शन से। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो ऑर्गन रिजेक्ट ना कर दे बॉडी, तो उसमें ये प्रिवेंट करता है इम्यूनो को सप्रेस करके। और ये ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि लुपुस आर्थराइटिस ये सब में भी यूज होता है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में ऐसा बोला गया है ना कि इसके कारण स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है, या अगर सरवाइव किया तो मेलफॉर्मेशन, मेनली ईयर मेलफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब आते हैं रेडियो आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर और थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए। अगर एक बार पता चल जाए कि थायराइड है, ये कंपोनेंट होता है आयोडीन 131 टोसिटुमोमाब थेरेपी के लिए, जो ट्रीट होता है नॉन हॉडिक लिम्फोमा के लिए। लेकिन ये जो रेडियो आयोडीन है ना, ये कंट्राडिक्टेड होता है प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि ये क्रॉस कर जाता है प्लासेंटा। अगर प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएगा तो जिसके कारण क्या हो सकता है? फीटल थायराइड ग्लैंड कंसंट्रेटेड हो जाएंगे 12 वीक में, और इसके कारण फीटल हाइपोथायराइडिज्म होगा, और इसके कारण क्या होगा? तो चाइल्डहुड थायराइड कैंसर देखने को मिलेगा। रेडियो आयोडीन की तरह एक रेडिएशन भी होता है जो मेनली कैंसर थेरेपी में यूज होता है। ये रेडिएशन इंज्यूरी करता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को। कैसे? तो सेल डेथ या क्रोमोसोमल इंज्यूरी करके। तो आज से 15 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये मोस्ट क्रिटिकल विंडो होता है, इसलिए इस टाइम में तो इसका एक्सपोजर ना ही होना चाहिए। अगर एक्सपोजर हो जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगला जो
लीड प्रीनेटल लीड एक्सपोजर एसोसिएटेड होता है फीटल ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज का, और ये चाइल्डहुड के डेवलपमेंट को भी डिले करता है और बिहेवियर में भी चेंजेस लाता है। तो कैसे? जो लीड है ना वो जनरेट करता है रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ROS कहा जाता है, और ये इंटरफेयर करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह, जिसके कारण क्या हो जाएगा, लीड पॉइजनिंग हो जाएगा और ये स्टोर हो जाता है फीटस के बोन में, और जिसके कारण बाद में ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, लीड पॉइजनिंग कैसे माना जाता है? जब इसका लेवल ग्रेटर देन 50 माइक्रोग्राम पर DL हो जाए। ठीक है, लीड के कारण और क्या हो सकता है? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, स्टिल बर्थ। अगर इसका ये ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है तो हेमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा, हाइड्रोसीलिया, स्किन टैग, अनडिसेंडेड टेस्टिस, ये सब देखने को मिलेगा। और ये जो लीड है ना वो मिली वैक्टेरल डिजीज से भी एसोसिएटेड है। वैक्टेरल करने का क्या मतलब है? V से वेस्टिबुलर एनोमेलीज, A से एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन, C से कार्डिक एनोमेलीज, T से ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला, E से इक्जोप्थेल्मोस जिसमें आँख बड़ा हो जाता है, और इसमें एक और चीज़ एम्फेलोसीलीज भी देखने को मिलेगा। R से रीनल एनोमेलीज और L से लिम्फ एनोमेलीज भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो लीड क्या हो गया? बहुत ही हार्मफुल हो गया हमारे लिए। मरकरी, अगर जो हमारा प्रीनेटल मतलब बेबी जो फीटस है उसका एक्सपोजर मरकरी से होगा तो उसका जो न्यूरोनल सेल है ना जिसमें डिवीजन होता है उसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और जिसके कारण क्या हो सकता है? डेवलपमेंटल डिले, माइक्रोसिफेली या सीवियर ब्रेन डैमेज होने के चांसेस है। इसलिए जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनको बोला जाता है कि वो ऐसे फिश ना खाए जिनमें मरकरी एक्सपोजर है, जैसे कि शार्क, स्वाद फिश, किंग मैकेल, टिल फिश और अवाकोरे टूना, ये सब मेनली अवॉइडेड होता है। अगर ले भी तो 6 ऑन्सेस पर वीक में लिमिटेड है। तो अगर खतरा है तो हम क्यों लें, मेरे नज़र में। साइकाइट्रिक मेडिकेशन, कोई क्या होता है कि डिप्रेशन में चला जाता है, कोई ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ ड्रग यूज करते हैं, उसी को हम साइकाइट्रिक मेडिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ साइकाइट्रिक ड्रग जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, फीटस को हार्म कर सकते हैं। उसमें जो पहला है वो है लिथियम। लिथियम का यूज कहाँ होता है? तो लिथियम का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। किसका? बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर पॉसिबल हो ना तो लिथियम को अवॉइड करना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसके कारण लो अपगार स्कोर हो सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग के समय भी इसको इग्नोर या अवॉइड करना चाहिए। अगर लिथियम एक्सपोजर हो जाए यूटेरम में मतलब हमारा यूट्रस में, तो इसके कारण क्या क्या होगा? लेथार्जी, हाइपोटोनिया, साइनोसिस, पुअर फीडिंग, पुअर रेस्पायरेशन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ईयर, यूरेटर और का मेल फॉर्मेशन होने का भी डर है। इसके कारण जो थायराइड को फंक्शन होता है वो भी अल्टर हो जाता है। अगर कार्डियोवैस्कुलर मेलफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि इप्स्टेन एनोमेलीज और ट्राइकैप्सिड एट्रेसिया। तो लिथियम मेनली क्या क्या से एसोसिएटेड होता है? इप्स्टेन एनोमेलीज और ट्राइकैप्सिड एट्रेसिया से। उसके बाद अगर यूट्रस से में इसका एक्सपोजर हो जाए तो लेथार्जी, हाइपोटेनिया, साइनोसिस ये सबसे होता है। ठीक है, जो फीटल इकोकार्डियोग्राफ है ना वो कंसीडर होता है जो वुमेन ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है लिथियम से, क्योंकि अभी बताया है कि कार्डियोवैस्कुलर मेलफॉर्मेशन देखने को मिलता है, और फीटल इकोकार्डियोग्राफी से हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, SSRI या SNRI। SSRI का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टिक इनहिबिटर। ये एक एंटी डिप्रेशन ड्रग है जो इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सेरोटोनिन बाय न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इसमें सारे ड्रग्स तो नहीं, लेकिन एक ड्रग्स जो है मेनली फीटस के समय प्रेगनेंसी के समय एक्सेप्शन होता है, मतलब नहीं लिया जाता है, वो है पैरोक्सिटीन
ठीक है। ये क्या करता है, कार्डिक एनोमेली जैसे कि आर्ट्रियल या वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट को बढ़ा देता है। पैरोक्सेटिन एवॉइडेड होता है जो वुमेन प्लानिंग कर रही है प्रेगनेंसी का उसमें। और ये अगर मान लीजिए कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पैरोक्सेटिन एक्सपोजर हो जाए तो क्या करेंगे, तब फीटल इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। इसमें मेनली नियोनेटल बिहेवियर सिंड्रोम देखने को मिलता है, जैसे कि जीटरनेस में होता क्या है, तो इसमें बच्चा ये सीजर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें नियोनेटल का जो बच्चा होता है उसमें ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, जिसके कारण उसको क्या होता है, सीवरिंग ये सब होने लगता है। और इसमें एक और चीज़ देखने को मिलेगा, इसका जो पहला हॉलमार्क साइन है वो है ट्रीमर। क्या, ट्रीमर। तो वही कह रहा है, इरिटेबिलिटी, हाइपर या हाइपोटोनिया, फीडिंग एबनॉर्मलिटी, वोमिटिंग, हाइपोक्लाइसीमिया, थर्मोरेगुलेटरी इनस्टेबिलिटी, रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटीज। और भी कंसर्न क्या हो सकता है, अगर इसका जो एक्सपोजर है वो लेट प्रेगनेंसी में हो तो मेनली परमोली हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा न्यूबॉर्न में। इसके साथ साथ हाइपरमोली वेस्कुलर रेजिस्टेंस, राइट टू लेफ्ट समथिंग और प्रोफाउंड हाइपोक्सेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है। अब एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, ऐसे तो कोई भी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन तेराटोजेनिक नहीं होता है, लेकिन अगर नियोनेट्स एक्सपोज हो जाए तो एबनॉर्मल एक्स्ट्रा पैरामिडल मसल मूवमेंट, विड्रॉल सिम्टम इंक्लूडिंग एजिटेशन, एबनॉर्मल इंक्रीज या डिक्रीज मसल टोन, ट्रीमर, स्लीपीनेस, फीडिंग डिफ़िकल्टी, ये सब देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन कौन सा ड्रग्स आता है, तो ओरल ड्रग में हेलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजीन, और न्यूअल मेडिकेशन में एरिपिराजोल, ओरानाजिपाइन, क्यूटियापाइन और रिस्पेरिडोन आता है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हमारा रेटिनॉल में, रेटिनॉइड क्या है, विटामिन ए डेरिवेटिव है और मोस्ट पोटेंट ह्यूमन तेराटोजोन है, याद रखिएगा ये मोस्ट पोटेंट ह्यूमन तेराटोजन में एक आता है। तो इसमें कौन कौन सा ड्रग्स आएंगे, तो जो हाईली टॉक्सिजेनिक ओरली मैंने मुँह से जो लेते हैं वो ड्रग है आइसोट्रेटिनोइन, एक्ट्रेटिन और विक्सारोतीन। ये सब ड्रग्स जो आते हैं वो मोस्ट पोटेंट ह्यूमन तेराटोजन में आते हैं। ये करता क्या है, तो न्यूरल क्रिस्टल माइग्रेशन करता है ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस, मतलब कि न्यूरल क्रिस्टल जो माइग्रेशन होता है ना उसको ये इनहेबिट करता है, जिसके कारण क्रैनियो न्यूरल क्रिस्ट डिफेक्ट आता है। और मेनली ये रेटिनॉइड के कारण हुआ है, इसलिए रेटिनोइक एसिड एम्ब्रायोपैथी कहते हैं इसको। इसमें मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फेस, हार्ट और थाइमस में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा। कुछ एनोमेली जैसे कि वेंट्रिकुलोमीगैली, मेल डेवलपमेंट ऑफ फेशियल बोन, मतलब फेशियल बोन सही से डेवलप नहीं कर पाते हैं, और माइक्रोटिया, एनोटिया, माइक्रोएग्नेथिया, क्लेफ्ट प्लेट, कोनोट्रोंकल हार्ट डिफेक्ट, थाइमिक एप्लेसिया या हाइपोप्लेसिया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला कौन सा था, आइसोट्रेटिनोइन। ये 13-6 रेटिनोइक एसिड है, विटामिन ए का एसोमर जो स्टिमुलेट करता है एपिथेलियल सेल के डिफ्रेंसिएशन को, और ये यूज होता है डर्मेटोलॉजिक डिसऑर्डर में, स्पेशली सिस्टिक नेडुलर एक्नी में। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका एक्सपोजर हो जाए तो प्रेगनेंसी लॉस होने का डर है या मेल फॉर्मेशन होगा। ठीक है। इसमें पिक्चर देखिए, आइसोट्रेटिनोइन एम्ब्रायोपैथी में क्या क्या देखने को मिलेगा, बायलेटरल माइक्रोटिया मतलब का जो पीना है ना, एक्सटर्नल पीना उसका कोजेनाइटल डिफॉर्मिटीज हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा या अंदर डेवलप्ड हो जाता है। अगर डेवलप्ड ही नहीं होगा तो उसको एनोटिया कहेंगे। ठीक है। और क्या है, बी में देखिए, फ्लैट डिप्रेस्ड नसल ब्रिज एंड ओकुलर हाइपरथेरोलिज्म दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी एक टर्म पढ़ा था माइक्रोएग्नेथिया, इसका मतलब होता है ना कि जो मैंडिबल है उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। एक्ट्रेटिन
ये एक रेटिनॉइड ड्रग है जो यूज होता है सीवियर सोरियोसिस के ट्रीटमेंट में। इसका इंट्रोडक्शन मेनली ईथ्रेटिनेट एक ड्रग है उसको रिप्लेस करने के लिए हुआ। अब ईथ्रेटिनेट को क्यों डिस्प्लेस किया गया? ईथ्रेटिनेट एक लिपोफिलिक रेटिनॉइड है जिसका जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, 120 दिन का, जिसके कारण अगर जो प्रेग्नेंट लेडी रहती थी ना उसको 2 साल का गैप करना पड़ता था। अगर 2 साल से कम में गैप हो गया और वो प्रेग्नेंट बन गई तो बर्थ डिफेक्ट होने का खतरा था। इसलिए डॉक्टरों ने शॉर्ट हाफ लाइफ वाला ड्रग निकाला जिसको नाम था एक्कीथ्रेटिन। ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था एज कंपेरिजन टू ईथ्रेटिनेट। तो इसमें मैनेजमेंट प्रोग्राम ने इसको कहा डू योर पार्ट, PART। पार्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रेगनेंसी प्रिवेंशन एक्टिवली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। अब एक ड्रग है जिसका नाम है बेक्सारोतिन। अब ये बेक्सारोतिन क्या है? ये भी एक रेटिनॉइड है जो यूज होता है क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा के ट्रीटमेंट में। फीटस जो डेवलप्ड होता है ना, अगर वो इसके अंदर आ जाए तो उसको आई और ईयर एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है। उसके साथ साथ क्लेफ्ट पैलेट इनकम्प्लीट ऑसिफिकेशन भी देखने को मिलता है। इसके मेनली 2 फॉर्म होते हैं कंट्रासेप्शन के, एक तो 1 मंथ बिफोर थेरापी और दूसरा कंटिन्यू फॉर 1 मंथ आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन। मंथली प्रेगनेंसी टेस्ट भी इसके ट्रीटमेंट में रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए कोई मैन है, उसका बेबी क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, और वो मैन ये ड्रग यूज कर रहा है बेक्सारोतिन, तो उसको एडवाइस किया जाएगा कि आप जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो कंडोम यूज कीजिए। कब तक? जब तक आप ये ड्रग ले रहे हैं और ड्रग छोड़ने के 1 महीना बाद तक। अब आते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड में। ये कंपाउंड ड्रग है जो मेनली एक्ने को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ये मेनली कॉस्मेटिकल ड्रग में आता है और ये ट्रीटमेंट करता है जो स्किन सन से डैमेज हो जाता है उसको। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? तट्रिटिनोइन और तजारोतीन। ठीक है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन लो होता है इसलिए ये तेराटोजेनेसिटी में इसका कम योगदान है। विटामिन ए मेनली नेचुरल फॉर्म होता है। ये 2 तरह का पाया जाता है, एक तो बीटा कैरोटीन और दूसरा रेटिनॉल। जो बीटा कैरोटीन है वो प्रिकर्सर होता है प्रोविटामिन ए का और ये पाया जाता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, और इसके कारण कोई भी बर्थ डिफेक्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन रेटिनॉल एक विटामिन ए है, ये एसोसिएटेड होता है क्रेनियल न्यूरल क्रीज डिफेक्ट से। याद रखिएगा, जो पेड़ पौधे से आते हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो रेटिनॉल है इससे क्रेनियल न्यूरल क्रीज डिफेक्ट देखने को मिला है। अब आते हैं थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड के कारण जो बीमारी होता है उसको याद रखिएगा, फोकोमेलेसिया होता है। फोकोमेलेसिया में होता क्या है? तो जैसे कि कोई लॉन्ग बोन है वो एब्सेंट हो जाते हैं जिसके कारण हैंड या हैंड लेग जहाँ पर भी वो बोन एब्सेंट हुआ है वो बोन छोटा हो जा वो पार्ट छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मोस्ट नॉस्टोरियस ह्यूमन टेराटोजन। और ये मेनली कब एक्सपोज होगा? तो सबसे ज़्यादा होगा 30 से 50 दिन ऑफ मेन्स्ट्रुअल एज। इसके कारण जो होता है उसको कहते हैं फोकोमेलिया। और इसमें 1 और मोर लॉन्ग बोन का एब्सेंट होता है, मेनली हैंड और फीट का, कभी कभी ट्रंक का भी हो सकता है। कार्डिक मेल फॉर्मेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एबनॉर्मलिटी और अदर लिम्ब रिडक्शन भी देखने को मिलता है। वारफरीन है क्या? तो विटामिन के एंटागोनिस्ट है और पोटेंट एंटीकोगुलेंट है। कोगुलेंट मतलब जमना, एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड को पतला करना है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है और ये इजीली क्रॉस कर जाता है प्लासेंटा को, जिसके कारण इम्ब्रायोटॉक्सिक और फेटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। ये जो वारफरीन है ना, वुमेन जिसको थ्रोम्बोइम्बोलिक डिजीज होया हुआ है या आर्टिफिशियल हार्ट बल्ब लगा हुआ है उसमें ये यूज किया जाता है ओरल। ठीक है, तो वारफरीन करता क्या? ये इनहेबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्लूटामिल बनने से। कहाँ से? तो ग्लूटामाइल से। ठीक है, इसका क्रिटिकल पीरियड क्या है एक्सपोज्ड का प्रेगनेंसी में?
तो 8 से 14 वीक, कितना 8 से 14 वीक। इसके कारण मेनली होता क्या है, तो कोएनल एस्टिनोसिस, कैल्सिफिक स्ट्रिपिंग ऑफ द तालसल, प्रॉक्सिमल फेमूल, पारावेल्टिबुलर प्रोसेस। इसमें नेल और फिंगर भी क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। देखिए वारफरीन है, जिस पेशेंट है मतलब जो फीटस जिसको वारफरीन सिंड्रोम हुआ है, इसका नाक देखिए जितना होना चाहिए उससे मेनली नोज कैसा होता है, इस तरह का होता है ना, लेकिन इसका नोज में क्या हो गया है, हाइपोप्लेसिया देखने को मिला है, ये डिप्रेस्ड है। ठीक है। अब हर्बल रेमेडीज को तो डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये रेगुलेट नहीं होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसका क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी मेनली अननोन है कि कितना क्या यूज करना चाहिए। रिक्रिएशन ड्रग मेनली 10% फीटस एक्सपोज होता है, वन और मोर इलिसिन ड्रग में जो ड्रग यूज नहीं करना चाहिए। तो ये मेनली फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि मदर का हेल्थ कैसा है, इन्फेक्शस डिजीज, पॉली सब्सटेंस अब्यूज, ये सब पे डिपेंड करता है। जैसे कि इलीगल सब्सटेंस में क्या आ जाएगा, लीड, साइनाइड, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड।